बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के इस टॉपिक में आप क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो बच्चों, यहां पर आप सीखोगे कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन और डिके प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, रदरफोर्ड की क्या ओपिनियन थी अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंडक्ट करने के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, और आपके लेवल के मुताबिक यहां पर हम सिर्फ दो ही कंडीशंस को डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद फिर आप सीखेंगे रिवर्स न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि असल में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते क्या हैं। बच्चों, इससे पहले आपने सीखा है केमिकल रिएक्शंस को, जिसमें क्या होता था, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं आपस में, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, एक केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, तो हम कहते हैं जी केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन इस दौरान किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन बच्चों, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता है। कैसे चेंज आता है? आप पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल की बात कर लें, बीटा पार्टिकल की बात कर लें, आप उसके ऊपर प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट कर लें। ये बम्बार्डमेंट करने से एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, बनावट चेंज हो जाती है, वो एक एटम के न्यूक्लियस से किसी और एटम के न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर सुन लीजिए, एक आपके पास न्यूक्लियस है, उसके ऊपर आप पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से उस न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वो एक एटम के न्यूक्लियस से किसी और एटम के न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। डिफाइन कैसे करना है वो भी जरा देख लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेड टू बी अकर व्हेनेवर एन इंसिडेंट न्यूक्लियस पार्टिकल और प्रोटॉन cause a change to occur in a target nucleus। आपके पास एक टारगेट न्यूक्लियस जिसके ऊपर आपने बम्बार्डमेंट करनी है। आप किसी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर लीजिए, आप प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट कर लीजिए, किसी न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट कर दीजिए। मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस ही है ना, तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर लो या न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट कर लो, बात तो एक ही है। अब बम्बार्डमेंट करने से टारगेट न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, उसकी बनावट, उसकी कंपोजिशन बदल जाती है, वो एक एटम के न्यूक्लियस से किसी और एटम के न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब बच्चों, आपको मैं यहां पे एक अहम बात समझाना चाहता हूं। एक होता है डिके प्रोसेस, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से न्यूक्लियर रेडिएशंस को इमिट करता है, यानी अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, और उसका न्यूक्लियस भी एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस में बदल जाता है। क्या ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है? तो बच्चों, ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर आप एक्सटर्नली चेंजेस को इंड्यूस करते हो। अब क्या मतलब हुआ एक्सटर्नली चेंजेस को इंड्यूस करते हो? आपने एक न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट की, लाइक प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट कर दी, या आपने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी, तो ये आपने उसके न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस हैं उसको एक्सटर्नली इंड्यूस कराया है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आप न्यूक्लियस में जो भी चेंजेस लेके आते हो वो एक्सटर्नली इंड्यूस करा के लेके आते हो। ठीक है, जबकि जो डिके प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद चलता है, इसको इंड्यूस नहीं कराना पड़ता। खुद ब खुद जो एक आपके पास रेडियो एक्टिव एटम है वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है, और एक एटम के न्यूक्लियस से किसी और एटम के न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, अहम पॉइंट इसको याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में यहाँ पर मेंशन भी किया है। जो डिके प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एटम है जी रेडियम, ठीक है, वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल की जगह पे यहाँ पर मैंने हीलियम का न्यूक्लियस बना दिया। ठीक, ओके जी। ये आपके पास रेडियम है, ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, और इमिट करने के बाद ये रेडियम रेडॉन में चेंज हो जाता है।
ठीक हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है ये खुद ब खुद होता है, इसको एक्सटर्नली इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका डिके प्रोसेस है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कहलाता, ये उससे डिफरेंट, ये उसके जैसा है बट न्यूक्लियर रिएक्शन ये नहीं कहलाता। ठीक हो गया, ओके। रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस टेक प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, ये अपने मुताबिक ही चलता है, एक्सटर्नली इंड्यूस करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आ गया डिके प्रोसेस। तो आपको अब उम्मीद है एक डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में और जो डिके प्रोसेस है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में आप न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस को एक्सटर्नली इंड्यूस करते हो, इसमें स्पॉन्टेनियसली चेंजेस आ रहे होते हैं, आप एक्सटर्नली इंड्यूस नहीं करते। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जी रदरफोर्ड की ओपिनियन अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। बच्चों, रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये बात की कि ये जो हमारे पास डिके प्रोसेस है सिर्फ यही नहीं होता बल्कि इसके अलावा आप न्यूक्लियर रिएक्शन भी कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थ्योरी में पॉइंट लिखे हैं, पेपर में आप लिख सकते हैं। रदरफोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन दैट बिसाइड नेचुरल रेडियोएक्टिव प्रोसेस अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन आल्सो अकर, कि भाई सिर्फ ये डिके प्रोसेस नहीं होते, इसके अलावा भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब उसने उसको समझाया, उसने कहा जी आप एक कोई भी सपोज कर लें कोई एक एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस उसको हम कैपिटल एक्स से शो कर देते हैं, उसके ऊपर आप किसी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कीजिए, उस पार्टिकल को स्मॉल एक्स से शो कर दिया, तो उसने कहा कि ये कैपिटल एक्स जो है वो चेंज हो जाएगा कैपिटल वाई में, यानी कि एक जो न्यूक्लियस है एक एटम का न्यूक्लियस वो किसी और एटम के न्यूक्लियस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारा इनिशियल वो एटम का न्यूक्लियस है एक्स, कैपिटल एक्स, इसके ऊपर स्मॉल एक्स की बम्बार्डमेंट की तो ये चेंज हो गया कैपिटल वाई बन गया, और इसके साथ एक और जो है वो लाइट पार्टिकल इमिट होता है, उसको स्मॉल वाई से उसने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ उसने ये बात नहीं की बल्कि उसने ये करके भी दिखाया, उसने लिया जी एटम कौन सा, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के एटम के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, ये रहा हमारा नाइट्रोजन का एटम, उसका न्यूक्लियस, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की ये बम्बार्डमेंट की, उसने करके दिखाया कि देखिए जब इस नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई तो ये जो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई, कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन का एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 17 है। ठीक है, और साथ में एक प्रोटॉन निकला इसमें से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। ठीक, तो साथ में एक जो लाइट पार्टिकल की बात की गई थी ये आ गया हमारे पास वो प्रोटॉन। तो बात समझ आ गई। रदरफोर्ड की क्या ओपिनियन थी, वो कहता था कि सिर्फ डिके प्रोसेस नहीं होते बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी कंडक्ट किया जा सकता है, करके दिखाया। उसने कहा एक सपोज कर लो एक जो है वो आपके पास एक्स एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करो तो वो एक्स जो है वो वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक लाइट पार्टिकल इमिट करेगा। फिर प्रैक्टिकली करके बताया, नाइट्रोजन ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो बदल गया ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई और उसका जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है वो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में बदल गया, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। साथ में लाइट पार्टिकल कौन सा मिला आपको, एक प्रोटॉन मिल गया। ठीक है, उम्मीद अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और रदरफोर्ड की क्या ओपिनियन थी और फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ने ये चीज़ बताई थी। ओके जी, अब हमने कुछ कंडीशंस को डिस्कस करना है कि कौन सी कंडीशन है न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, कि जब तक उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन कंडक्ट नहीं की जा सकते। ठीक है, 4 कंडीशन है। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये है जी हमारे पास इसकी राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, दोनों साइडों के ऊपर आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अच्छा। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, टोटल चार्ज जो है वो भी हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इधर और इधर दोनों तरफ एनर्जी भी इक्वल होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों तरफ मोमेंटम, लीनियर और एंगुलर दोनों मोमेंटम की बात हो रही है, इधर भी और इधर भी वो भी कंजर्व रहना चाहिए। ये 4 कंडीशन है। अब आपके लेवल के मुताबिक हम यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी मास भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है, कुछ में कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा हुआ है, कुछ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मैस और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। मैस को एनर्जी में, एनर्जी को मैस में तब्दील किया जा सकता है, राइट। ओके जी, अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के न्यूक्लियॉन क्या होते हैं। जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है, जैसे प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन, इन दोनों को ओवरऑल क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन, ठीक है। अच्छा, तो हम उसी रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास रिएक्शन, और इसमें हम देखते हैं कि क्या न्यूक्लियॉन जो है वो बैलेंस हैं दोनों तरफ या नहीं। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन है। पहले मैं प्रोटॉन का जिक्र कर रहा हूँ, 7 प्रोटॉन प्लस ये आ गया हमारे पास अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, तो ये 2 आ गए। 7 + 2 कितने हो गए हमारे पास, 9, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिला, ऑक्सीजन का मिला एक न्यूक्लियस और साथ में एक प्रोटॉन, ठीक। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 8, और यहाँ पर आपको मिल गया एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो 8 ये और एक ये 1, 9, इधर भी 9 इधर भी 9, तो आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो दोनों तरफ सेम है। अब न्यूट्रॉन को चेक कर लो, बहुत आसान है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मैस नंबर को एटॉमिक नंबर से आप माइनस कर देते हो, तो जो आंसर होता है वो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद होती है। तो 14 - 7 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7 न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। प्लस अब यहाँ पर देखिए 4 - 2 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन है जी इस अल्फा पार्टिकल के अंदर। टोटल कितने हो गए, 7 + 2 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आ गया ऑक्सीजन, इसका मैस नंबर है 17 और जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, ठीक है। ओके जी, अब इसको इसमें से माइनस करें 17 में से 8 को, तो आपको आंसर मिलेगा 9। तो ये है हमारे पास प्रोटॉन, इसमें तो कोई न्यूट्रॉन है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम भी अगर हम कहें तो उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 0। तो 9 + 0 भी 9, 7 + 2 भी 9। तो इधर और इधर दोनों तरफ आपके पास जो प्रोटॉन है वो भी बैलेंस है और जो न्यूट्रॉन है वो भी बैलेंस है, कंजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक हो गया। तो ये आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों तरफ आपने बैलेंस करना है, तो हमने बैलेंस करके दिखा दिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद फिर हमने बात करनी है जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है, कि इस तरफ की एनर्जी और इस तरफ की जो एनर्जी है वो भी इक्वल है, ठीक है। बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हम उसी रिएक्शन को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये नाइट्रोजन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई, तो ऑक्सीजन का एक आइसोटोप मिला, ठीक है, ये 17 है, बाय मिस्टेक 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे साथ में आपको मिल गया एक हाइड्रोजन, ठीक। अच्छा जी, अब देखिएगा जरा बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इनके मैसेज निकालने। इसका रेस्ट मैस ये होता है 14.0031 U, इसका मैस 4.0026 U, इसका मैस कितना होता है जी 16.9991 U, इसका 1.0078 U, ठीक है। टोटल कीजिए, इधर का मैस हमारे पास आ गया 18.0057 U और इधर का आ गया 18.0069 U आ गया। अब देखो, हमने बेसिकली जो चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि इधर और इधर जो है वो एनर्जी इक्वल है या नहीं। तो क्योंकि एनर्जी और मैस इंटर कन्वर्टेबल है, पहले हम मैसेज चेक कर लेंगे कि इधर इधर मैसेज इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर मैसेज ही इक्वल ना हुए तो एनर्जी तो इक्वल हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ओके जी, तो इसको हमने सम किया तो आपके पास ये वाली मिली 18.0057 U और इसको सम किया तो आपको मिला 18.0069 U। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मैस है वो ज़्यादा है, यहाँ पर मैस कम है, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट का मैस कम है और प्रोडक्ट का मैस जो है वो ज़्यादा है। तो जब तक इधर और इधर दोनों तरफ मैस इक्वल नहीं हो सकता ना, उस वक्त तक आप ये रिएक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आप मैस की टर्म में बात कर लो, चाहे आप एनर्जी की टर्म में बात कर लो, इसी मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, इस मैस को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। अगर मैसेज दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो एनर्जी भी दोनों तरफ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ मैस का डिफरेंस कितना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आपको मैस का डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 0.0012 यूनिट, ठीक हो गया। ओके जी, इतना जो है वो मैस का डिफरेंस है, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो मैस अब हमने करना क्या है, इस मैस को या तो हम रिएक्टेंट को देंगे, यहाँ पर दोनों तरफ मैसेज इक्वल करेंगे, यानी एनर्जी इक्वल हो जाएगी फिर, क्योंकि मैस ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो या तो हमें मैस देना पड़ेगा या फिर इस मैस के बराबर इधर एनर्जी देना पड़ेगी, या इधर इतना मैस ऐड करना पड़ेगा या मैस के बराबर एनर्जी इधर देना पड़ेगी, तब ये रिएक्शन कंडक्ट होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन कंडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों, हमने देखा कि इन दोनों के मैसेज में जो डिफरेंस है वो इतना है।
अब हम जानते हैं कि 1U जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हमने उस वैल्यू को यूज किया। ठीक है, तो फिर इतना मैस जो है वो कितनी एनर्जी बनाएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो मैस का डिफरेंस है ये इतनी एनर्जी होती है, 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर है, राइट। अब आपको या तो इतना मैस रिएक्टेंट में ऐड कर लेना है, या फिर आपको इस मैस से बनी वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी इसको देना पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले वो एनर्जी बना चुके हैं। ये मैस जो है वो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई आपने करना ही है कि या मैस आप रिएक्टेंट में ऐड कर लोगे, या फिर आप 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल को दे दो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो भी आपका मसला हल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों, करना यह है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जो है वो एनर्जी को आपने बैलेंस करना है। ठीक है ना, मैस एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसीलिए हम पहले मैसेज को देख लेते हैं कि इधर का मैस क्या बराबर है। अगर मैस ही बराबर नहीं है तो एनर्जी तो बराबर हो नहीं सकती फिर। तो इधर का मैस आपके पास इक्वल नहीं है, उसमें डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। अब ऑप्शन ये है कि या तो इधर इतना मैस ऐड कर लो जितना डिफरेंस है, या फिर इस मैस के बराबर एनर्जी इधर दे दो, तब दोनों तरफ ये बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, या हम इतना मैस इस तरफ ऐड कर लेंगे, या फिर इस मैस के बराबर जो एनर्जी है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इस अल्फा पार्टिकल को दे देंगे, और वो आके इस नाइट्रोजन के एटम से टकराएगा और ये रिएक्शन कंडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इससे कम एनर्जी दोगे तो ये रिएक्शन कंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, पेपर में लिखना है कैसे वो भी जरा देख लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इंक्लूडिंग देयर रेस्ट मैसेज एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि इसकी जो टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट की और इसकी जो प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी है वो दोनों बैलेंस होना जरूरी है, वो इक्वल होंगी तो ही ये रिएक्शन कंडक्ट हो सकता है। ठीक हो गया? ओके, तो फिर आपको पता चल गया कि इसमें बेसिकली मैसेज में डिफरेंस है तो एनर्जी भी इक्वल नहीं होगी। फिर आपने देखा कि कितना मैस है, इतना मैस है, उस मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वो एनर्जी आप इस अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी की सूरत में दे दोगे और आपका जो रिएक्शन है वो कंडक्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एडिशनल 0.012 यूनिट मैस इज एडेड और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अल्फा पार्टिकल को चुप करके इतनी एनर्जी दे दो ताकि फिर वो रिएक्शन कंडक्ट कर ले। ठीक है, ये इसका रेस्ट मैस है और जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी आपने अल्फा पार्टिकल को दे दी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम आ जाते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर या रिवर्स न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर, कि जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन का भी रिवर्स पॉसिबल है? तो बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इसी रिएक्शन को लेके चलता हूं। देखो, इसमें आपने क्या किया था, नाइट्रोजन लिया था, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी और वो कन्वर्ट हो गया था ऑक्सीजन में, और साथ में एक प्रोटॉन जो है वो निकला था। अब आप ऐसा करो कि इसी प्रोटॉन को जो निकला है उसको साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट करा दो। ठीक है, साइक्लोट्रॉन आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर आप इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हो, स्पीड अप करा सकते हो। एक्सेलरेट करा के बम्बार्डमेंट कर दो उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, यहां पर देखो ये वही प्रोटॉन है, उसको साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट करा के सीधा उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दो इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो वापस आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी और साथ में अल्फा पार्टिकल वहां से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल रिवर्स हो गया। ये देखिए, पहले अल्फा पार्टिकल ने अटैक किया था इस नाइट्रोजन के ऊपर और आपको मिला था ऑक्सीजन साथ में एक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन ने अटैक किया इस ऑक्सीजन के ऊपर, आपको वापस मिल गया नाइट्रोजन और साथ में क्या मिल गया, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इफ वी एक्सेलरेट प्रोटॉन इन साइक्लोट्रॉन एंड बम्बार्डेड ऑन ऑक्सीजन 8 उसका एटॉमिक नंबर और 7 उसका मास नंबर। ठीक है, वी शैल ऑब्टेन अल्फा पार्टिकल, हमें अल्फा पार्टिकल मिल जाएगा और साथ में नाइट्रोजन का एटम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी रिवर्स रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होता है, हमने उसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी आखिरी पॉइंट के ऊपर और वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों ये एक समझ लीजिए कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पर इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसको जरा जान लेते हैं। पहली बात तो यह बच्चों कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल टास्क है।
ठीक है। ओके, फिर किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया था, जरा बात ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ये पूरा अलग से एक टॉपिक है, लेकिन अब मैं इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा टॉपिक तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर सकते। सिर्फ हमने ये देखना है कि किस तरह से इस न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। सही है। ओके, हुआ यूँ था कि हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जी, पोलोनियम, ठीक है, जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, पोलोनियम से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल हैं उनकी हमने बम्बार्डमेंट कर दी जी बैरियम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज सो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन अल्फा पार्टिकल आर बम्बार्डेड ऑन द बैरियम न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस। तो जैसे ही आपने पोलोनियम से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल है उनको आपने इंसिडेंट किया, उनकी बम्बार्डमेंट की बैरियम के ऊपर, ठीक है, तो उसने क्या किया जी, अल्फा पार्टिकल ने जब बैरियम के न्यूक्लियस के ऊपर अटैक किया यानी बम्बार्डमेंट की, तो बैरियम का जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन के न्यूक्लियस में। बैरियम से वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में, और साथ में एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये न्यूट्रॉन आए। अब इसके सामने आपने एक और लेयर रख दीजिए पैराफिन्स की। पैराफिन्स क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन के अंदर ना बहुत बड़ी तादाद में हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, इन्होंने जाके हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, अब याद रहे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, उसके ऊपर जाके अटैक किया, उसको हिट किया और वहां से उसको स्पीड से किक आउट किया, यानी उसको उठा के बाहर फेंका। जैसे ही यहाँ से न्यूट्रॉन निकले, उन न्यूट्रॉन ने बम्बार्डमेंट की इस पैराफिन के ऊपर। पैराफिन हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में एक बड़ी तादाद हाइड्रोजन की होती है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन होता है। तो इन न्यूट्रॉन ने जो है वो एक कोलिजन किया, इलास्टिक कोलिजन किया इन प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ, और उनको वहां से किक आउट किया बाहर, उतनी स्पीड से बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ रखा है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में यूं होता है कि अगर दो इक्वल मैसेज आपस में कोलाइड करते हैं तो वो अपनी वेलोसिटीज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी जैसे स्नोकर में होता है। फर्स्ट कर लीजिए, ये पहली बॉल है रेड कलर की और ये दूसरी बॉल है वाइट कलर की। ये रेड वाली बॉल जो है ये रेस्ट पर है, वाइट वाली बॉल आके उसको हिट करती है। अगर वो बिल्कुल उसको फेस टू फेस हेड टू क्लीन करती है ऐसे, तो ये क्या करेगी, ये वाइट बॉल इसकी जगह पे आके रुक जाएगी और जो रेड वाली बॉल है वो आगे चलना शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है ना, बात समझ गए कि पहली बॉल जो थी रेड वाली उसकी वेलोसिटी 0 थी, दूसरी जो वाइट वाली थी उसके पास वेलोसिटी थी, वो मूव करती हुई आ रही थी। जब इसको ऐसे टकराई तो अब क्या हुआ, अब जो वाइट वाली है वो रेस्ट पर आ गई और रेड वाली ने आगे चलना शुरू कर दिया उसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन होता है। सही है, जिसमें अगर दो बॉडीज जिनका मास इक्वल है वो इस तरह कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर देती हैं। तो रेस्ट वाले ने चलना शुरू कर दिया उसी वेलोसिटी से और जो चल रही थी वो रेस्ट में आ गई। यही काम यहाँ पर हुआ। ठीक है, कि आपके जो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस था, मैं इसको यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया यानी प्रोटॉन, और यहाँ पर आ गया जी एक न्यूट्रॉन। ये आके इसको ऐसे हिट करता है, जब इसको हिट करेगा तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा और ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ से आगे बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, अब इससे ये भी बात पता चलती है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हुआ और उतनी वेलोसिटी से प्रोटॉन बाहर आ गया, तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि जो भी पार्टिकल आके इसके साथ टकराया है उसका मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन ये मिली। दूसरी बात है, देखिए यहाँ से जो प्रोटॉन गया उसके साथ कोई रिपल्शन नहीं हुई, इसका मतलब है कि इसके ऊपर पार्टिकल पे कोई चार्ज भी नहीं है। अगर पॉजिटिव होता, ठीक है, तो इसके साथ रिपल्शन होती है उसकी। तो ये जो पार्टिकल यहाँ से इसके साथ टकराया उसने इलास्टिक कोलिजन किया और उतनी स्पीड के साथ प्रोटॉन को निकाल के बाहर फेंका, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि भाई ये जो पार्टिकल आया है ना, इसका मास और प्रोटॉन का मास जो है वो नियरली इक्वल ही है। बात समझ गए? ओके, तो इस तरह से बच्चों हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, उसको भी जरा देख लीजिए। न्यूट्रॉन्स आर अलाउड टू पास थ्रू द पैराफिन्स। अब हुआ क्या था, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकले थे, उसको बैरियम पे अटैक कराया था। अब वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, वो न्यूट्रॉन निकले, उनको पैराफिन पे अटैक करा दिया गया। पैराफिन हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है, तो इन न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन के साथ जो है वो इलास्टिक कोलिजन किया और उनको किक आउट किया, वहाँ से हाई वेलोसिटी के साथ किक आउट किया। जितनी वेलोसिटी से न्यूट्रॉन आ रहे थे उतनी वेलोसिटी से प्रोटॉन आगे जाना शुरू हो गए।
जिससे ये बात पता चलेगी कि यहाँ पर जो है वो जो भी पार्टिकल इससे आके टकराया है उसका मैस प्रोटॉन के मैस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो बच्चों इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।